क्या आप जानते हैं कि जब 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे, तब सरकारी तिजोरी में कितने पैसे बचे थे? क्या आपको पता है कि आजाद भारत का पहला बजट कितना था? और इतिहास का वो कौन सा पन्ना है जो ये बताता है कि जिस पाकिस्तान ने हम पर हमला किया, उसी पाकिस्तान को भारत ने अपनी तंगहाली के बावजूद 75 करोड़ रुपए नकद क्यों दिए थे? आखिर 1 फरवरी को ही बजट क्यों पेश किया जाता है? आज अनकही में इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूं। हर साल जब देश के वित्त मंत्री संसद में लाल बैग लेकर पहुंचते हैं या टैबलेट लेकर खड़े होते हैं, तो हम सिर्फ टैक्स की बात करते हैं, अपने मतलब की चीज सुनते हैं। लेकिन भारत के बजट का इतिहास सिर्फ आंकड़ों का नहीं, बल्कि दिलचस्प किस्सों, राजनीतिक मजबूरियों और देश के बनने बिगड़ने की कहानी है। इस वीडियो में मैं बजट की भारी भरकम और बोरिंग बातें बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगी, बल्कि आजाद भारत की उस तिजोरी की बात करूंगी जिसे 1947 में R.K. षणमुगम चेट्टी ने खोला था। हम जानेंगे 1860 के पहले बजट से लेकर आज के डिजिटल बजट तक का पूरा सफर। तो पहले समझते हैं कि बजट होता क्या है, क्योंकि हर साल हर कोई ये शब्द सुनता है, लेकिन अब भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वाकई डिटेल में नहीं पता कि बजट होता क्या है। तो इसे आप सरकार की बैलेंस शीट मान लीजिए। सरकार के पास पैसा आने के 2 ही मुख्य रास्ते हैं, सोर्सेज हैं। पहला है टैक्स, जो जनता यानी हम लोग देते हैं। दूसरा उधारी, जो सरकार दुनिया भर से लेती है। लेकिन पैसे जाने के मतलब निकलने के रास्ते हजारों हैं। सड़क, अस्पताल, मतलब जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, डिफेंस, हम सबके वेतन, सैलरीज, सरकारी जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके वेतन, और पुरानी उधारी का ब्याज। जब सरकार संसद में बजट रखती है तो वो असल में देश की जनता से अनुमति मांग रही होती है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार अपनी मर्जी से 1 रुपया भी तिजोरी से नहीं निकाल सकती। उसे संसद को बताना पड़ता है कि मैं 100 रुपए कमाऊंगा और 100 रुपए खर्च करूंगा, क्या मुझे इजाजत है? बस यही पूरी प्रक्रिया बजट कहलाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। वहां इसे कहा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। आसान भाषा में सालाना हिसाब किताब। तो फिर सवाल है कि हम लोग इसे बजट क्यों कहते हैं? ये शब्द आया कहां से? बजट शब्द की कहानी बड़ी मजेदार है। ये निकला है फ्रेंच भाषा के शब्द बुजेट से, जिसका मतलब होता है चमड़े का एक छोटा थैला, स्मॉल लेदर बैग। पुराने जमाने में इंग्लैंड में जब वित्त मंत्री संसद में आते थे तो वो अपने साथ एक चमड़े का बैग लाते थे जिसमें देश के खर्चों का हिसाब किताब होता था। जब वो उस बैग को खोलते थे तो लोग कहते, अरे बुजेट खुल गया या बजट खुल गया। बस तभी से इस बही खाते का नाम बजट पड़ गया। हालांकि हमारे संविधान बनाने वाले जानते थे कि थैले तो बदलते रहेंगे, इसलिए उन्होंने कानूनी भाषा में इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही कहा। अब जब पुराने जमाने की बात हुई है तो फिर भारत के पहले बजट की बात भी कर लेते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1860 में। उस वक्त भारत पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के अधीन था, लेकिन ब्रिटिश सरकार का खजाना खाली था। वजह थी 1857 की क्रांति। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर तोड़ दी थी। उस दौरान न सिर्फ ब्रिटिश सरकार का खजाना खाली हुआ, बल्कि भारी कर्ज भी हो गया। तब ब्रिटेन ने एक आदमी को भारत भेजा। नाम था जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन कोई आम आदमी नहीं थे। वो मशहूर मैगजीन द इकोनॉमिस्ट के संस्थापक थे और एक बहुत बड़े वित्तीय जानकार थे। 7 अप्रैल 1860 को उन्होंने भारत का पहला बजट पेश किया। लेकिन ये बजट भारतीयों के लिए कोई तोहफा नहीं, बल्कि एक सजा जैसा था। विल्सन ने कहा कि चूंकि 1857 की बगावत को दबाने में सरकार का बहुत पैसा खर्च हुआ है, इसलिए इसकी भरपाई भारतीयों को ही करनी होगी। और इसी तर्क के साथ भारत में पहली बार इनकम टैक्स लागू किया गया। सोचिए, आज हम जिस इनकम टैक्स से डरते हैं उसकी शुरुआत हमें सजा देने के लिए हुई थी। वैसे आज भी हमें किसी सजा से कम नहीं लगता। इसी तरह अंग्रेजी हुकूमत बजट पेश करती रही और भारतीयों से टैक्स वसूलती रही। फिर आई वो तारीख जिसका हर भारतीय को इंतजार था। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद तो हो गए, लेकिन हालात बहुत डरावने थे। देश 2 टुकड़ों में बंट चुका था।
लाखों शरणार्थी इधर से उधर जा रहे थे और दंगों की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। ऐसे माहौल में आजादी के ठीक 3 महीने बाद 26 नवंबर 1947 को आजाद भारत का पहला बजट पेश किया गया। इसे पेश करने वाले वित्त मंत्री थे R.K. षणमुखम चेट्टी। ये पूरे साल का बजट नहीं था, इसे अंतरिम बजट कहा गया, जो सिर्फ 7.5 महीनों के लिए था, 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक। जरा उस नजारे की कल्पना कीजिए। संसद भवन खचाखच भरा था, दर्शक दीर्घा में लोग सांस रोक कर बैठे थे। चेट्टी साहब उठे और उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत इन शब्दों से की, मैं स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूं। ये एक ऐतिहासिक क्षण है। लेकिन भावुकता से पेट नहीं भरता। असली सवाल था, तिजोरी में है क्या? अक्सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर फॉरवर्ड चलते हैं कि अंग्रेज भारत को सोने की चिड़िया से कंगाल बनाकर गए। आंकड़ों में देखते हैं कि सच कितना गहरा था। षणमुखम चेट्टी ने जब हिसाब किताब रखा तो आंकड़े कुछ ऐसे थे। आजाद भारत की कुल कमाई का अनुमान था सिर्फ 171 करोड़ 15 लाख रुपए और खर्चा 1997 करोड़ 39 लाख रुपए। यानी पहले ही दिन से हम घाटे में थे। करीब 26 करोड़ 24 लाख रुपए का घाटा। आज के दौर में जब बजट लाखों करोड़ों का होता है तो हिसाब से 197 करोड़ बहुत छोटा लगता है, लेकिन उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। आज की तरह उस समय हजारों योजनाएं नहीं थी, बल्कि सरकार के सामने सिर्फ जिंदा रहने की चुनौती थी, सर्वाइवल। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बजट का लगभग आधा हिस्सा, करीब 92 करोड़ 74 लाख रुपए सिर्फ रक्षा और फौज पर खर्च कर दिया गया। इसकी वजह थी कश्मीर में पाकिस्तान की घुसपैठ और बंटवारे के बाद सेना का दोबारा गठन। सोचिए, एक गरीब देश के पास विकास के लिए पैसा नहीं था, लेकिन सुरक्षा के लिए उसे अपनी जेब खाली करनी पड़ी। दूसरा सबसे बड़ा खर्चा था इंसानियत को बचाने का। पाकिस्तान से जान बचाकर आए लाखों शरणार्थियों के लिए टेंट लगाने, खाना देने और उन्हें बसाने के लिए बजट में 22 करोड़ रुपए अलग से रखे गए। वित्त मंत्री ने संसद में साफ कहा था कि ये रकम शायद कम पड़ जाए, लेकिन हम किसी को मरने नहीं देंगे। इसके अलावा देश में अनाज का भारी संकट था। सरकार ने ग्रो मोर फूड यानी अधिक अन्न उपजाओ अभियान चलाया और विदेशों से महंगा अनाज मंगवाकर सस्ते में जनता को दिया, जिस पर करीब 20 करोड़ रुपए के खर्च हुए। हालांकि इन सब के बीच एक छोटी सी अच्छी खबर भी थी। उस समय डाक और तार विभाग इकलौता ऐसा सरकारी महकमा था जो मुनाफे में चल रहा था। उसने सरकार को करीब 2 करोड़ रुपए कमा कर दिए। तो कुल मिलाकर 1947 का यह बजट स्कूल, कॉलेज या सड़कें बनाने का नहीं, बल्कि सरहदें बचाने और भूखे पेटों को भरने का बजट था। अब उसी सवाल पर लौटते हैं, क्या अंग्रेज भारत की तिजोरी खाली करके भागे थे? तो हकीकत में ऐसा नहीं है। कुछ पैसे छोड़े थे, लेकिन वो काफी नहीं थे। जब बंटवारा हुआ तो सिर्फ जमीन तो नहीं बटी, बल्कि बैंक बैलेंस भी बटा। उस समय अनडिवाइडेड इंडिया के पास नकद के तौर पर करीब 400 करोड़ रुपए थे और सर पर कर्ज था 2531 करोड़ रुपए। यानी हमारी जेब में जितने पैसे थे उससे 6 गुना ज्यादा हम पर उधारी थी। और इसमें भी एक पेच था। बंटवारे की शर्त यह थी कि पूरा कर्ज पहले भारत सरकार अपने नाम पर लेगी और बाद में पाकिस्तान अपने हिस्से का 300 करोड़ रुपए भारत को चुकाएगा। लेकिन क्या पाकिस्तान ने वो पैसा चुकाया? जवाब है नहीं। आज भी भारत सरकार की किताबों में पाकिस्तान पर ये 300 करोड़ रुपए की उधारी दर्ज है, जो शायद कभी वापस नहीं आएंगे। 1947 में हुए समझौते के मुताबिक उन 400 करोड़ में से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को मिलने थे और बाकी भारत के थे। भारत ने शुरुआत में 20 करोड़ रुपए दे दिए थे, लेकिन फिर कश्मीर में पाकिस्तान ने कबायली हमला कर दिया। भारत सरकार ने बाकी के 55 करोड़ रुपए रोकने का फैसला किया। उनका तर्क था कि हम ये पैसा देंगे और पाकिस्तान उसी पैसे से हथियार खरीदकर हमारे सैनिकों को मारेगा। ये नहीं हो सकता। लेकिन महात्मा गांधी को यह बात नैतिक रूप से गलत लगी। उनका मानना था कि जो वादा किया है उसे निभाना चाहिए, चाहे दुश्मन कैसा भी हो, कोई भी हो। गांधी जी इसके खिलाफ अनशन पर बैठ गए। तो आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और वो 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को जारी किए गए। यह भारत के पहले बजट के समय की सबसे बड़ी राजनीतिक और नैतिक उलझन थी। भारत ने हर बार समझौते को सबसे ऊपर रखा ताकि हमारे ऊपर कोई सवाल ना उठा सके। वहीं पाकिस्तान की आदत शुरू से मांग कर खाने की रही।
माना 75 करोड़ पर उसका हक था, लेकिन 300 करोड़ का कर्ज भी तो चुकाना था जो उसने आज तक नहीं दिया। दूसरी तरफ ब्रिटेन पर हमारा करीब 1600 करोड़ रुपए बकाया था जो उन्होंने विश्व युद्ध में हमसे मदद के नाम पर लिया था। लेकिन जाते जाते उन्होंने ये पैसा नगद देने के बजाय किश्तों में लौटाने का वादा किया। यानी हम आजाद तो हुए, लेकिन एक भारी भरकम आर्थिक बोझ के साथ। खैर, जैसे तैसे 1947 से 1951 तक अंतरिम सरकार चली। 1952 में देश में पहले आम चुनाव हुए। जनता ने अपनी सरकार चुनी और इसके बाद जो बजट आया वो था असल मायने में लोकतांत्रिक भारत का पहला फुल बजट। इसे पेश किया था सीडी देशमुख ने। देशमुख जी की खासियत ये थी कि वो रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर भी रह चुके थे। इस बजट ने भारत की दिशा बदल दी। यहां से भारत ने प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के मॉडल को पूरी तरह अपनाया। मतलब अब बजट सिर्फ खर्च का हिसाब नहीं था, बल्कि 5 साल की योजनाओं का रोड मैप बन गया। बांध बनाने हैं, आईआईटीज खोलने हैं, बड़ी फैक्ट्रियां लगानी हैं। ये सब इसी दौर की सोच का नतीजा था। अब वो सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, आखिर देश का बजट 1 फरवरी को ही क्यों आता है? क्या इसके पीछे कोई ज्योतिष है? नहीं, इसके पीछे शुद्ध गणित और मैनेजमेंट है। साल 2017 से पहले बजट हमेशा फरवरी के आखिरी वर्किंग डे 28 या 29 फरवरी को पेश होता था। ये अंग्रेजों की परंपरा थी, लेकिन इसमें एक बड़ी व्यवहारिक दिक्कत थी। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। जब बजट 28 फरवरी को पेश होता था तो संसद में उस पर बहस होते होते और पास होते मई या जून आ जाता था। इसका असर ये होता कि सरकार को 1 अप्रैल से काम शुरू करने के लिए पैसा ही नहीं मिल पाता था। मॉनसून आ जाता था, सड़कों और बांध का काम शुरू होने से पहले ही रुक जाता था। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017 में इस पूरी साइकिल को बदल दिया। उन्होंने बजट को 1 महीना पहले खिसका दिया, यानी 1 फरवरी। उनका तर्क था कि अगर बजट 1 फरवरी को पेश होगा तो 31 मार्च तक सारी बहस पूरी हो जाएगी और राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे। इसका मतलब 1 अप्रैल की सुबह जब नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा तो मंत्रालयों के पास खर्च करने के लिए पैसा तैयार होगा। इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, यानी प्रशासनिक दक्षता। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इतना बड़ा दस्तावेज बनता कैसे है? बजट बनाने की तैयारी किस टाइमलाइन पर चलती है और किन किन स्टेक होल्डर्स या विभागों की इसमें भूमिका रहती है? इसके लिए चलते हैं नॉर्थ ब्लॉक के उस बेसमेंट में जहां बजट बनता है। ये प्रक्रिया जितनी सीक्रेट है उतनी दिलचस्प। बजट की तैयारी 6 महीने पहले यानी अगस्त-सितंबर में शुरू हो जाती है। वित्त मंत्रालय सभी विभागों को एक सर्कुलर भेजता है जिसमें पूछा जाता है कि बताओ अगले साल तुम्हें कितना पैसा चाहिए। नवंबर-दिसंबर में ये सारी मांगें जमा होती हैं। इसके बाद शुरू होता है माथापच्ची का दौर। वित्त मंत्रालय और नीति आयोग इन मांगों पर विचार करते हैं। जनवरी में टैक्स प्रस्तावों पर अंतिम चर्चा होती है। इसमें आरबीआई, नीति आयोग और अलग अलग उद्योग संघों की भी राय ली जाती है। वित्त मंत्री उद्योगपतियों, किसानों, अर्थशास्त्रियों और ट्रेड यूनियन से मिलते हैं। लेकिन सबसे रोमांचक हिस्सा होता है बजट से ठीक 1 हफ्ता पहले। इसे कहते हैं हलवा सेरेमनी। वित्त मंत्री खुद बड़ी सी कढ़ाई में हलवा बनाते हैं और मंत्रालय के कर्मचारियों को बांटते हैं। ये सिर्फ मुंह मीठा करना नहीं है, ये लॉक इन की शुरुआत है। जैसे ही हलवा बंटता है, बजट बनाने वाले करीब 100 बड़े अधिकारी और कर्मचारी नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में कैद हो जाते हैं। अगले 1 हफ्ते तक उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं होता, ना फोन, ना इंटरनेट, ना घर जाना। यहाँ तक कि अगर घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी भी हो जाए तो भी बहुत सख्त निगरानी में ही उन्हें बात करनी दी जाती है। ये सब इसलिए ताकि बजट का एक भी आंकड़ा लीक ना हो जाए, क्योंकि अगर टैक्स बढ़ने की खबर पहले लीक हो गई तो शेयर बाजार में भारी घपला हो सकता है ना? इंटरेस्टिंग। अब आपको बजट से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। जब आप टीवी पर बजट भाषण सुनेंगे तो 3 शब्द बार बार आएंगे। इन्हें समझ लिया तो पूरा बजट समझ आ जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो खर्चा जिससे देश को वापस कुछ नहीं मिलता, जैसे नेताओं अफसरों की सैलरी, सब्सिडी, ब्याज चुकाना। ये घर के राशन जैसा खर्चा है, करना ही पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो मैजिक शब्द है जिसे सुनना अच्छा है। इसका मतलब है पुल बनाना, मेट्रो बनाना, स्कूल बनाना, यानी वो खर्चा जो भविष्य में कमाई करके देगा। अगर सरकार कैपेक्स बढ़ा रही है तो ये देश के लिए अच्छा है। फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटा। आसान भाषा में कहें तो आमदनी 98, खर्चा रुपया। सरकार कमाती कम है, खर्च ज्यादा करती है। जो बीच का अंतर है उसे भरने के लिए सरकार उधार लेती है। इसी उधारी को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। यह आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह बताता है कि सरकार की आर्थिक सेहत कैसी है।
ज्यादा उधारी मतलब भविष्य पर ज्यादा बोझ। लेकिन ये सब आपके लिए क्यों मायने रखता है? इसी पॉइंट पर आते हैं, जो कि एक बहुत जरूरी सवाल है कि संसाधन आवंटन का असर आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा। इस सवाल का जवाब बहुत सीधा है। मान लीजिए बजट में स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ा दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि नए अस्पताल बनेंगे, ज्यादा दवाइयां उपलब्ध होंगी, डॉक्टरों की नियुक्तियां होंगी, यानी रोजगार बढ़ेगा और आपकी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। अगर बुनियादी ढांचे जैसे सड़क पुल पर पैसा लगाया जाता है तो निर्माण काम बढ़ेगा, सरिया सीमेंट की मांग बढ़ेगी, इससे फैक्ट्रियों में काम बढ़ेगा। दूसरी तरफ अगर टैक्स बढ़ता है तो आपके हाथ में आने वाली तनख्वाह कम हो जाएगी। अगर शिक्षा पर पैसा लगता है तो स्कूल बेहतर होंगे। हर सेक्टर में पैसा डालने का सीधा असर उस सेक्टर से जुड़े लोगों पर पड़ता है। एक पूरी चेन है, बजट इस चेन की पहली कड़ी होता है। तो कुल मिलाकर बजट सिर्फ आंकड़ों का पुलिंदा नहीं है, ये देश की आर्थिक आवाज है। ये बताता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। क्या वो गरीब के कल्याण पर ज्यादा ध्यान दे रही है या उद्योगों को बढ़ावा दे रही है? क्या वो रक्षा पर ज्यादा खर्च कर रही है या शिक्षा पर? पहले बजट से आज तक ये सफर देश के संघर्ष और विकास की कहानी कहता है। पहले बजट में सिर्फ अंग्रेजों के हित साधे जाते थे, लेकिन आज के बजट में आपकी और मेरी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। शुरुआत में मैंने एक और बात का जिक्र किया था, शायद आपको ध्यान होगा, डिजिटल बजट। पहले बजट का मतलब होता था कागजों का ढेर, मोटी मोटी किताबें और वो लाल ब्रीफकेस जिसे कैमरे बार बार दिखाते भी थे। लेकिन अब वक्त के साथ एक बड़ा बदलाव ये आया कि बजट डिजिटल तरीके से एक साथ सार्वजनिक किया जाता है, ताकि संसद के साथ साथ आम लोग भी उसी समय उसे देख और डाउनलोड कर सकें। इसका मतलब ये हुआ कि बजट सिर्फ दिल्ली में बैठे नेताओं का खेल नहीं रहा, आपके फोन की स्क्रीन पर भी पहुंच गया। और चर्चा सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रही, बल्कि कुछ लोग अपने हिस्से का असर खुद पढ़कर समझने लगे हैं। तो 1860 के जेम्स विल्सन के दंडात्मक बजट से लेकर आज के डिजिटल बजट तक भारत ने एक लंबा सफर तय किया है। 1947 में जब 197 करोड़ का बजट पेश हुआ था तो हमारे पास खाने को अनाज नहीं था। आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और लाखों करोड़ का बजट पेश करते हैं। लेकिन एक सवाल आज भी वही है जो 1947 में था। बजट का आकार तो बढ़ गया है, लेकिन क्या उसकी पहुंच आखिरी कतार में खड़े इंसान तक उतनी ही मजबूती से हो रही है? जब वित्त मंत्री बजट पेश करें तो आंकड़ों के माया जाल में मत फंसिएगा। सिर्फ ये देखिएगा कि जो पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पर खर्च हो रहा है, क्या वो वाकई आपके शहर, आपके गांव तक रोजगार और सुविधाएं ला रहा है? क्योंकि बजट का असली मकसद सिर्फ बैलेंस शीट बराबर करना नहीं, बल्कि आम आदमी की जिंदगी में असंतुलन कम करना है। तो आपको ये पूरी जानकारी और ये किस्से कहानियां कैसे लगे, ये मुझे लिखकर जरूर भेजिएगा। और बजट से जुड़ा कोई और सवाल आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा।